दिल्ली में ब्लास्ट हुए एक हफ्ता हो चुका है। पिछले सोमवार को ब्लास्ट हुआ था, आज सोमवार है और इस एक हफ्ते में ऐसी ताबड़तोड़ जांच चली कि सारी कड़ियां एक हफ्ते के अंदर ही खुलकर सामने आने लगी। जैसे जैसे दिल्ली ब्लास्ट की कड़ियां खुलती जा रही हैं, वैसे वैसे पाकिस्तान का डर भी बढ़ता जा रहा है। आज आपको बताऊंगा कि दिल्ली धमाके में क्या नया खुलासा हो गया है कि पाकिस्तानी मुनीर का डर अब धमकी में बदल गया। क्यों असीम मुनीर को लगने लगा है कि नरेंद्र मोदी फिर से पाकिस्तान को फोड़ने की तैयारी कर चुके हैं। पीएम मोदी का ऐसा क्या नया एक्शन प्लान आ गया कि शहबाज, मुनीर, हाफिज सबका फुल एंड फाइनल हिसाब होगा। इसके बारे में आपको विस्तार से आज बताऊंगा। यह भी दिखाऊंगा कि डॉक्टरों की उस आतंकी फौज पर क्या नए खुलासे हुए जिसे सुनकर पूरा देश हिल गया। ये मैडम सर्जन कौन है, मैडम एक्स कौन है, मैडम जेड कौन है, जिन्होंने दिल्ली धमाकों का पूरा राज खोल दिया। आज यह भी दिखाऊंगा कि जितने हैरान करने वाले खुलासे दिल्ली ब्लास्ट की जांच में हो रहे हैं, उतना ही हैरान करने वाली पॉलिटिक्स भी इस ब्लास्ट पर हो रही है। वो नेता कौन है जो आतंकियों के हमदर्द बने हैं, जो आतंकियों पर एक्शन पर छाती पीट रहे हैं। उस पॉलिटिक्स के बारे में आपको बताऊंगा जो मुंबई हमलों की तरह ही दिल्ली ब्लास्ट में हिंदू आतंकवाद का झूठा नैरेटिव फिर से बनाने का काम कर रही है। वो लोग कौन है जो जांच से पहले ही पाकिस्तान को क्लीन चिट देने में जुट गए हैं। आज आपको देखना चाहिए, इन लोगों को पहचानना चाहिए। लेकिन पहले दिल्ली ब्लास्ट पर नए खुलासे, मुनीर की धमकी, पीएम मोदी के नए एक्शन प्लान से मचे हड़कंप का एक ट्रेलर देखिए। आतंकवादी हैं या उनके आका हैं, वो हमारे लिए समान मान है। हम उसको जवाब देंगे। शुरू भी नहीं हुई थी, सिर्फ एक ट्रेलर दिखाया गया था और ट्रेलर के बाद 88 घंटे में वो ट्रेलर खत्म हो गया। क्या सरकार आरएसएस का भी जांच करेगी, ये हमारा सवाल है। पढ़ा लिखा डॉक्टर अपने ऊपर आरडीएक्स बांध के अपनी जान उड़ाएगा, उसके साथ कई लोगों को उड़ाएगा, तो मुल्क में तो कोई सेफ्टी नहीं है। इन डॉक्टरों को ऐसा क्या हुआ कि लोगों को यह रास्ता इख्तियार करना पड़ा। दिल्ली ब्लास्ट के बाद सेना पाकिस्तान को फोड़ने को तैयार है। उधर सरकार कह रही है कि दिल्ली ब्लास्ट के आतंकियों को पाताल से भी ढूंढ कर निकालेंगे। इसी बीच दिल्ली ब्लास्ट पर एक बहुत बड़ी खबर आ गई। दिल्ली ब्लास्ट में एक और गिरफ्तारी हो गई है। एनआईए ने श्रीनगर से दानिश को पकड़ा है। जसीर बिलाल उर्फ दानिश की गिरफ्तारी की खबर आ रही है। वो अनंतनाग का रहने वाला है। आतंकियों को टेक्निकल सपोर्ट देने का उस पर आरोप लग रहा है। ड्रोन, बम और रॉकेट बना रहा था दानिश, यह भी खबर है। आतंकी उमर का बहुत करीबी था यह दानिश जिसकी गिरफ्तारी हुई है। दिल्ली ब्लास्ट में उमर का साथ देने का आरोप दानिश पर लग रहा है, तो यह बहुत अहम गिरफ्तारी है। दानिश डॉक्टर उमर का वो साथी जो बहुत करीबी था और डॉक्टर उमर वो जिसने ये धमाका किया था। और कहा जा रहा है कि दानिश जो है वो रॉकेट बना रहा था, ड्रोन बम बना रहा था। और सोचिए गिरफ्तारी ना हुई होती तो और क्या क्या ये लोग प्लान किए बैठे थे। 24 घंटे में ये दूसरी बड़ी गिरफ्तारी है। जांच एजेंसियां पाताल से भी ढूंढकर साजिश करने वालों को दबोच रही हैं। खुद को धमाके से उड़ाने वाले डॉक्टर उमर के करीबियों को चुन चुन कर पकड़ा जा रहा है। इससे पहले एनआईए ने आतंकी उमर नबी के सहयोगी आमिर राशिद अली को पकड़ा है। एनआईए ने उसे 10 दिन की रिमांड पर लिया है। आमिर राशिद वही आरोपी है जिसके नाम पर धमाके में जो I-20 कार इस्तेमाल हुई थी वो इसी के नाम पर खरीदी गई। आमिर राशिद जम्मू कश्मीर के पंपोर के संबूरा का रहने वाला है। एनआईए का आरोप है कि आतंकी धमाके की साजिश में आमिर राशिद ने ही उमर का साथ दिया था। उमर तो धमाके के साथ उड़ गया, लेकिन आमिर अब उमर के राज खोल सकता है। यानी 24 घंटे में एनआईए के हाथ 2 अहम किरदार लग गए जो पूरी साजिश का पर्दाफाश कर देंगे। और ये 2 अहम किरदार जिन्हें यह पता है कि दिल्ली ब्लास्ट में खुद को उड़ाने वाले उमर का असली प्लान क्या था। उन्हें यह भी पता चलेगा उनसे कि इसमें पाकिस्तान में बैठे मसूद अजहर और आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद का क्या रोल है। क्योंकि यह माना जा रहा है कि जिस तरह की साजिश रची गई थी वो पूरे देश को दहलाने की थी। देश के खिलाफ इस बड़ी साजिश को जांच एजेंसियों ने अलर्ट रहते पकड़ लिया, नहीं तो और बड़ी घटना हो सकती थी। इतनी बड़ी आतंकी साजिश पाकिस्तान के बिना किसी सपोर्ट या इशारे के मुमकिन ही नहीं है। आप यह भी देखिए कि दिल्ली ब्लास्ट में जो भी पकड़ा गया उनके जैश-ए-मोहम्मद से कनेक्शन को खंगाला जा रहा है। ब्लास्ट में खुद को उड़ाने वाले डॉक्टर उमर का जैश-ए-मोहम्मद से कनेक्शन होने का शक है। कश्मीर से जो संदिग्ध पकड़े गए, जो उमर के सहयोगी वगैरह थे, उनके भी जैश से संबंध होने का शक है। पूरे डॉक्टर टेरर का जो मॉड्यूल है उसका कनेक्शन कहीं ना कहीं जैश-ए-मोहम्मद से होने की बात कही जा रही है।
लेकिन पाकिस्तान को अगर ठोकना है, उसको उसके किए की सजा देनी है, तो ये कनेक्शन स्टैब्लिश करके दुनिया के सामने रखना होगा। आगे और भी खुलासे अभी आपके सामने करेंगे। ये भी बताएंगे कि मैडम एक्स, मैडम जेड, मैडम सर्जन, ये लोग कौन है भाई जिनका नाम आ रहा है। लेकिन पहले ये देखिए कि इधर मसूद अजहर और जैश ए मोहम्मद का नाम इस आतंकी घटना में सामने आने लगा है। उधर भारतीय सेना ने पाकिस्तान को फिर से फोड़ने की तैयारी कर ली। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने आज क्या कहा है जो पाकिस्तान में खलबली मचा रहा है, सुनिए एक बार। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि मूवी शुरू भी नहीं हुई थी, सिर्फ एक ट्रेलर दिखाया गया था और ट्रेलर के बाद 88 घंटे में वो ट्रेलर खत्म हो गया था। तो आगे आने वाले हालात कैसे होंगे, ये इसके बारे में हम पूरी तैयारी करके बैठे हुए हैं। और अगर कोई ऐसा हमें मौका देता है पाकिस्तान, तो हम उसको भरपूर एक शिक्षा प्रदान करना चाहेंगे उसको कि कैसे एक जिम्मेवार नेशन को अपने पड़ोसियों से बिहेव करना चाहिए। लड़ाई कितने दिन चलेगी ये आज हम नहीं बता सकते हैं। हमने तो लड़ाई तकरीबन मान लीजिए 88 घंटे में की, कल कोई 4 महीने भी चल सकती, 4 साल चल सकती है। अब सेना प्रमुख जो कह रहे हैं वो इशारों में बहुत साफ मैसेज दे रहे हैं कि भाई ऑपरेशन सिंदूर तो सिर्फ ट्रेलर था, यानी अगली बार पाकिस्तान पर और ज्यादा कहर बरपेगा। सेना प्रमुख ने साफ कह दिया कि पाकिस्तान से कुछ दिन या घंटों की नहीं, अब लंबी जंग हो सकती है। और लंबी जंग का मतलब यह है कि पीएम मोदी पाकिस्तान का फुल एंड फाइनल इलाज करेंगे। भाई वो कह तो रहे हैं कि 4 महीने भी हो सकता है, 4 साल भी हो सकता है। सेना प्रमुख ने साफ कह दिया कि हमारी तैयारी पूरी है, यानी सिर्फ पीएम मोदी के एक इशारे का इंतजार है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद से कांग्रेस यह माहौल बना रही थी कि मोदी सरकार इसमें पाकिस्तान का नाम क्यों ले रही, लेकिन आज सेना प्रमुख के बयान से साफ है कि ऐसा एक्शन होगा कि पाकिस्तान का नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा। सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने कैसे पाकिस्तान को एक और वार्निंग दी, क्या दी, एक बार वो भी सुनिए, फिर आपको बताता हूं कि वो उधर मुनीर इतना पैनिक में है कि अब धमकी देने पर आ गया। क्या धमकी दिया वो भी बताऊंगा। जो भी हमारे काम में रोड़ा अटकाएगा उसके लिए हमें कुछ ना कुछ कार्रवाई करनी पड़ेगी। जो आतंकवादी हैं या उनके आका हैं वो हमारे लिए समान मान है। दूसरी चीज ये है, जो भी आतंकवादी को बढ़ावा देगा हम उसको जवाब देंगे। और हमारे पास अगर बैरंग चिट्ठी भी आई तो भी हमें पता है कि जवाब किसको देना है, हमें उसकी चिंता नहीं है। और जहां तीसरी बात है कि जहां तक आप ब्लैकमेल करना चाहते हैं हमें किसी चीज के लिए, मेरे ख्याल से भारत अभी इतना संपन्न है कि हम किसी ब्लैकमेल से डरने वाले नहीं हैं। ब्लैकमेल से उनका मतलब न्यूक्लियर पावर वाली बात थी, जो पाकिस्तान बीच बीच में शिगुफा छोड़ता रहता है कि अरे हम न्यूक्लियर पावर हैं, न्यूक्लियर पावर है। उन्होंने कहा ये सब नौटंकी हमारे सामने ना करना। भारत की सेना की दहाड़ सुनकर पाकिस्तान का फील्ड मार्शल असीम मुनीर तनाव में। मुनीर ने धर्म का नाम लेना फिर शुरू कर दिया है। मुनीर ने इस बार कहा है कि पाकिस्तान शांति चाहता है। अच्छा, ये शांति चाहते हैं, कह रहा है कि लेकिन किसी भी तरह की आक्रमणकारी हरकत का जवाब दृढ़ता से दिया जाएगा। पाकिस्तान की सेना अल्लाह की सेना है और उसके सैनिक अल्लाह के नाम पर लड़ते हैं। मुनीर ने कहा कि भारत के साथ जंग में उसने जीत नहीं दिलाई, बल्कि यह जीत तो अल्लाह ने दिलाई। ये अल्लाह की दुआएं हैं कि मई में पाकिस्तान ने दुश्मनों को धूल चटा दी थी। जब मुसलमान अपने अल्लाह पर भरोसा करता है तो दुश्मन पर फेंकी गई मिट्टी मिसाइल में बदल जाती है। यह आदमी अल्लाह की बातें इसलिए कर रहा है, अल्लाह की फौज पाकिस्तान की फौज को इसलिए बता रहा है ताकि इसे मुसलमानों का साथ मिले। मुसलमान ये ना सोचे कि अरे ये तो पाकिस्तान की लड़ाई, वो ये सोचे कि अरे ये तो इस्लाम की लड़ाई है, इसलिए ये एंगल लेकर आ रहा है। और कह रहा है कि अल्लाह ने हमारा मई में साथ दिया था, अल्लाह ने साथ दिया होता तो तुम्हारे 11 एयरबेस फोड़ते। अरे अल्लाह ने तुमको मैसेज दिया था कि सुधर जाओ, अल्लाह ने तुम्हें मौका दिया कि सुधर जाओ, लेकिन लक्षण सुधरने वाले हों तब तो। मई को अगर ये जीत मान रहे हैं तो अभी नरेंद्र मोदी तुम्हारा फाइनल पैकअप करने की तैयारी कर रहे हैं, वो सोचो कितनी बड़ी जीत होगी। मुनीर ये बातें इसलिए कह रहा है क्योंकि उसको लग रहा है कि भारत छोड़ने वाला नहीं। इस बार भारत की मिसाइल सिर्फ आतंकी ठिकानों पर नहीं बल्कि सेना के हेडक्वार्टर पर भी गिरेगी। कई मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है कि भारत के हमले से बचने के लिए ही पाकिस्तान ने ऐसा प्लान बनाया जिसमें आतंक की साजिश अफगानिस्तान और तुर्की में बैठकर रची गई। ऐसा भी दावा है कि यह पूरी आतंकी साजिश को अंजाम देने में पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI का दिमाग काम कर रहा था। पाकिस्तान को यह भी पता है कि अगर उसके खिलाफ आतंकी हमले के सबूत मिले तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF का शिकंजा कस जाएगा। इसलिए यह दावा किया जा रहा है कि ISI ने ऐसा प्लान बनाया जानबूझकर जिसमें आतंकी हमले में उसका कोई डायरेक्ट कनेक्शन या लिंक मिल न सके। इसी वजह से जम्मू कश्मीर का मौलवी इरफान अहमद है,
उसका इस्तेमाल किया गया डॉक्टरों का ब्रेन वॉश करने के लिए, और जो भारत में रहने वाले लोग हैं उनका इस्तेमाल किया गया ब्लास्ट करने के लिए। पहलगाम में इन्होंने खुद भेज दिया था पाकिस्तानियों को अटैक करने, इस बार भारत के ही लोगों को इस्तेमाल कर लिया कि भाई तुम ही फोड़ो बम, नहीं तो भारत हमको फोड़ देगा। दिल्ली ब्लास्ट पर हैरान करने वाले खुलासे होते जा रहे हैं। आज एक बहुत बड़ा खुलासा और हुआ है। एनआईए को धमाके वाली i20 कार की ड्राइविंग सीट पर आतंकी उमर नबी का जूता मिला है। ड्राइविंग सीट के नीचे के राइट फ्रंट टायर से एक जूता बरामद हुआ जिसमें मेटल नुमा सब्सटेंस पाया गया। शक है कि यही विस्फोट का मेन ट्रिगर था जिससे ब्लास्ट को अंजाम दिया गया। यह थ्योरी इसलिए भी और पुख्ता हो जाती है क्योंकि जूते में अमोनियम नाइट्रेट और TATP विस्फोटक के ट्रेस मिले। इससे उमर के शू बॉम्बर होने का शक बढ़ गया है। एजेंसियां इसे 2001 की घटना से जोड़कर देख रही हैं, जब एक अल कायदा का सुसाइड बॉम्बर पेरिस से मियामी जाने वाली फ्लाइट में होममेड बम को जूते के सोल में छुपाकर चढ़ गया था। आतंकी ने अपने जूते में TATP और PETN छुपा रखा था। उस पर जांच एजेंसियों को शक है कि उमर ने भी इसी पैटर्न का अपनाया होगा और वो शू बॉम्बर था। साल 2001 में आतंकी ने फ्लाइट में जिस जूते में बम विस्फोटक छुपाने और धमाका करने की नाकाम कोशिश की थी, उस जूते की तस्वीर ये है। काले रंग के जूते के जो उसका सोल होता है उसको काटकर उसमें विस्फोटक और ट्रिगर दोनों भर दिया गया था। आशंका जताई जा रही कि उमर ने भी इसी पैटर्न का इस्तेमाल किया होगा। उमर के जूते में TATP विस्फोटक का ट्रेस मिलने से जांच एजेंसियों के कान खड़े हो गए, क्योंकि TATP यानी ट्राई एसीटोन ट्राईपेरोक्साइड एक घरेलू विस्फोटक है जो बहुत अस्थिर और खतरनाक होता है। इस वजह से इसे मदर ऑफ सैटन यानी शैतान की अम्मा कहा जाता है, क्योंकि यह बनाने वाले को भी मार सकता है। यह इतना सेंसिटिव होता है कि थोड़ी सी गर्मी, थोड़ा सा घर्षण या स्टैटिक बिजली से भी इसमें जोरदार धमाका हो जाता है। मान लीजिए किसी बॉक्स में TATP है और कोई बॉक्स का ढक्कन खोल रहा है तो उतने से फ्रिक्शन से भी TATP ब्लास्ट हो सकता है। अगर यह गीला हो जाता है तब भी ब्लास्ट कर सकता है। केवल 1 ग्राम TATP का ब्लास्ट भी एक व्यक्ति को गंभीर रूप से घायल कर सकता है। यह विस्फोटक देखने में सफेद पाउडर जैसा होता है, लेकिन सस्ता है, आसानी से फट जाता है, इसलिए आतंकी इसका ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। जैश जैसे आतंकी संगठन भी इसका इस्तेमाल करते हैं। अब कहा जा रहा है कि यही TATP जो है वो ये डॉक्टर उमर के जूते में भी मिला है। दिल्ली ब्लास्ट की जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि आतंकी D6 मिशन की साजिश में जुटे थे। अब ये D6 क्या है? D6 मिशन का लक्ष्य 6 दिसंबर को आतंकी हमला करना था। देश के अलग अलग 6 शहरों में आतंकी हमले की प्लानिंग थी। आतंकी हमलों के बाद नेपाल भागने की साजिश थी इनकी। आतंकी डॉक्टर शाहीन से मिले दस्तावेजों में D6 मिशन का जिक्र है। इसे बाबरी का बदला मिशन बताया गया। जब्त दस्तावेजों में डॉक्टर शाहीन को मैडम सर्जन नाम दिया गया था। आतंकी आकाओं ने शाहीन को विदेश में नौकरी दिलाने का वादा कर रखा था। दिल्ली जांच की ब्लास्ट में अब मैडम X और मैडम Z की भी एंट्री हो गई। ये तो मैडम सर्जन है, इसको मैडम सर्जन करके बुला रहे थे, लेकिन ये मैडम X और मैडम Z कौन थी? जांच एजेंसियों को डॉक्टर शाहीन के कॉन्टैक्ट लिस्ट में 2 नंबर मिले। कॉन्टैक्ट लिस्ट में मैडम X और मैडम Z के नाम से इन्हें सेव किया गया था। शाहीन और मैडम सर्जन को दोनों नंबरों से निर्देश भेजे जाते थे। शाहीन ने मैडम X को एक मैसेज भेजा था जिसमें लिखा था, आपने जो मेडिसिन मंगवाई थी वो इस हफ्ते पहुंच जाएगी। मैडम X ने रिप्लाई में कहा था कि ऑपरेशन के लिए दवाई कम नहीं पड़नी चाहिए। मेडिसिन शब्द का इस्तेमाल विस्फोटक के लिए किया गया था और ऑपरेशन शब्द का इस्तेमाल आतंकी हमले का कोड वर्ड था। जांच एजेंसियों को शक है कि यह मैडम X और मैडम Z जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर की बहनें हो सकती हैं। आतंकी शाहीन को लेकर सूत्रों के हवाले से चौंकाने वाली जानकारियां सामने आ रही हैं। डॉक्टर शाहीन और जैश ए मोहम्मद मिलकर एक बड़ी साजिश को भारत में अंजाम देने वाले थे। दरअसल जैश ए मोहम्मद ने डॉक्टर शाहीन को ऑपरेशन हमदर्द की कमान सौंपी थी। नाम देख रहे हैं, ऑपरेशन हमदर्द। ऑपरेशन हमदर्द के तहत मुस्लिम लड़कियां और महिलाएं निशाने पर थीं। जैश ने इस ऑपरेशन के लिए 3 कैटेगरी बनाई थी। पहली कैटेगरी में आर्थिक रूप से कमजोर मुस्लिम महिलाओं को रखना था। उन्हें पैसे का लालच देकर दहशतगर्द बनाने का प्लान था। दूसरी कैटेगरी में मॉडर्न मुस्लिम महिलाओं को रखा गया था। इन्हें विदेश ले जाने और ऐशो आराम वाली जिंदगी का लालच देने का प्लान था। और तीसरी कैटेगरी में विचारों से कट्टरपंथी मुस्लिम महिलाओं को रखा गया था, क्योंकि इन्हें जिहाद के रास्ते पर लाना आसान था। दिल्ली ब्लास्ट की जांच की सबसे अहम कड़ी डॉक्टर शाहीन ही है। आतंकियों की भर्ती से लेकर फंडिंग तक सब कुछ डॉक्टर शाहीन यानी मैडम सर्जन देख रही थी।
डॉक्टर शाहीन की कुंडली खंगालने पर जांच एजेंसियों को पाकिस्तान का कनेक्शन मिलने की भी बात सामने आ रही है। यह खुलासा हुआ है कि शाहीन 3 बार पाकिस्तान जा चुकी है। आतंकी डॉक्टर शाहीन के पास एक नहीं 3 पासपोर्ट हैं। डॉक्टर शाहीन 6 बार विदेश जा चुकी है। खुलासा हुआ है कि साल 2013 में कानपुर में नौकरी छोड़ने के बाद डॉक्टर शाहीन थाईलैंड गई थी। जांच के दौरान आतंकी शाहीन के कुल 7 बैंक खातों का पता चला है। शाहीन के बैंक अकाउंट से 7 साल में 1,55,00,000 रुपए का लेन देन हुआ है। जांच एजेंसियां पैसों के सोर्स का पता लगाने में अब जुटी हैं। 3 खाते कानपुर में और 2 लखनऊ में और दिल्ली में। दिल्ली ब्लास्ट की एक कड़ी को जोड़ने के लिए आज जांच एजेंसियां हरियाणा के नूह जिले में भी गईं। यहीं की हिदायत कॉलोनी में आतंकी उमर किराए के मकान में रहता था। उमर के कमरे में बॉम्ब स्क्वाड की टीम पहुंची और तलाशी ली। सूत्रों के मुताबिक कमरे से संदिग्ध विस्फोटक सामग्री और कुछ उपकरण बरामद हुए। यह भी खुलासा हुआ है कि इस मकान में पहले एक महिला भी रहती थी, जो अब गायब हो गई है बताया जा रहा है। उसकी तलाश भी की जा रही है। इलाके में सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और आसपास के लोगों से लगातार पूछताछ की जा रही है। यानी इधर दिल्ली ब्लास्ट की ताबड़तोड़ जांच आगे बढ़ रही, कोई भी मिसिंग लिंक न रहे इसको सुनिश्चित किया जा रहा है। लेकिन उधर बॉस दिल्ली ब्लास्ट पे पॉलिटिक्स हो रही है। कांग्रेस और इंडी गठबंधन के नेता इस ब्लास्ट को लेकर जो नैरेटिव चला रहे हैं, आप सुनेंगे तो माथा पीट लेंगे कि क्या लोग हैं ये लोग। ब्लास्ट को इलेक्शन से जोड़ा जा रहा है। ब्लास्ट के पीछे आरएसएस का हाथ होने का झूठ फैलाया जा रहा है। ब्लास्ट को कश्मीरियों पर जुल्म और 370 हटाने की साइड इफेक्ट की तरफ पेश किया जा रहा है। इन आतंकियों को कठपुतली और भटके हुए नौजवानों की तरह दिखाने की कोशिश हो रही है। टेरर मॉड्यूल में डॉक्टरों के पकड़े जाने पर उसका ठीकरा भी मोदी सरकार और हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स पर फोड़ा जा रहा है। आप सुनिए कांग्रेस के नेता हुसैन दलवाई कैसे इस ब्लास्ट में आरएसएस यानी संघ की जांच करने की बात कर रहे हैं और इसे इलेक्शन से जोड़ रहे हैं। दिल्ली में आरएसएस का हाथ है कि नहीं मैं बोलूंगा नहीं, लेकिन जो हिंसावादी हैं उनकी सबकी जांच होनी चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। इलेक्शन आने के बाद बराबर बमकांड क्यों होता है, ये इसका भी जांच होनी चाहिए। दूसरा ऐसा है कि जिस ढंग से कश्मीर में अन्याय हो रहा है उसका भी परिणाम कुछ होगा। वो कुछ माने जाने वकील हैं, तो वो जो बोलते हैं कि अंदरूनी मामला भी इसमें होगा, अंदरूनी आतंकवाद होगा, तो इसकी जांच होना चाहिए। इसका मतलब ऐसा है कि आरएसएस जिस ढंग से प्रचार वगैरह करती है, ऋतुम्बरा का ये आया था, उनको वो छोड़े, तो क्या सरकार आरएसएस का भी जांच करेगी? ये हमारा सवाल है। नहीं, आपका सवाल क्यों है? किसने आपसे बोला कि सवाल पूछो? घर में खाली बैठे बैठे कोई काम नहीं है, यहां देश पर अटैक हो रहा है और कई हमले रोके जा रहे हैं और उसके बाद ये लोग बैठ के क्या आरएसएस का हाथ है? टाइम पास अंताक्षरी चल रही है कि तुमने जो है वो डॉक्टर्स, आतंकी डॉक्टर्स की टीम पकड़ ली तो आरएसएस को भी कर लो, उनकी भी जांच कर लो। मुंबई में अटैक हो जाए तो भगवा आतंकवाद की बात कर दो। ये क्या तराजू लेके घूम रहे हैं? जबरदस्ती तराजू बराबर करना है। ये क्या कांग्रेस के नेता है, मुझे समझ में नहीं आता है बॉस। कह रहे कश्मीर में जो होगा उसका रिएक्शन तो होगा। हर चीज का एक बहाना निकाल लेते कि कश्मीर में कुछ हो रहा है, उसके लिए आतंकी हमला हो रहा है। कश्मीर में रिकॉर्ड टूरिज्म हो रहा है, लोग नोट छाप रहे हैं, तब उसका क्या? हुसैन दलवाई ठीक वैसा ही नैरेटिव चलाने की कोशिश कर रहे हैं जैसा 26/11 मुंबई हमले के बाद कांग्रेस के नेताओं ने हिंदू आतंकवाद की थ्योरी फैलाने की कोशिश में की थी। कांग्रेस के नेता इस तरह की बातें करते हैं, फिर जब चुनाव में जनता मुंह फेर लेती है तो कहते हैं वोट चोरी हो गया। अरे बॉस, पब्लिक का सेंटीमेंट समझते नहीं है। ब्लास्ट पर इसी तरह की पॉलिटिक्स जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती कर रही हैं। महबूबा मुफ्ती दिल्ली ब्लास्ट को 370 हटाने का साइड इफेक्ट बताकर जस्टिफाई करने की कोशिश कर रही हैं। सुनिए जरा मैडम को। मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ मरकजी सरकार से, आपने बहुत तबाही मचाई 2019 के बाद। आपने बहुत पकड़ दकड़ का माहौल यहाँ शुरू किया, बहुत ज्यादती कर रहे हैं आप। हर चीज के लिए पीएसए, हर चीज के लिए यूएपीए, ये जो दहशत का माहौल आपने बनाया। आपने दुनिया को बोला कश्मीर में सब ठीक हो गया, मगर आप देखिए कश्मीर का मुसीबत जो हमारी थी वो परसों रेड फोर्ट, लाल किले के सामने बोल पड़ी। आपने वादा किया था कि आप जम्मू कश्मीर को सेफ बनाओगे,
मगर आपने यहाँ की सेफ्टी तो दूर की बात है, आपने तो दिल्ली को भी अनसेफ कर दिया। जब जम्मू कश्मीर में नौजवान पढ़ा लिखा डॉक्टर अपने ऊपर आरडीएक्स बांध के अपनी जान उड़ाएगा, उसके साथ कई लोगों को उड़ाएगा, तो मुल्क में तो कोई सेफ्टी नहीं है। आप तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम करते रहोगे, आपको बेशक वोट मिलेगा, मगर मुल्क कहां जाएगा? इनको मुल्क की चिंता हो रही है। कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम करते रहोगे आप खाली मुस्लिम कर रही हैं, वो नहीं दिख रहा है आपको? आतंकी को भी आप जो है वो जस्टिफाई कर रही हैं कि कश्मीर में ये हो रहा है तो डॉक्टर जो है वो आरडीएक्स लेके उड़ गया, कहां सेफ है? कोई भी आतंकी हमले के पीछे आप उसकी वजह कैसे तलाश सकती हैं बॉस? सारी तकलीफ जो है वो कश्मीर में ही हो रही है, दुनिया में, देश में और कहीं कोई तकलीफ नहीं है। कोई फट रहा है क्या? डॉक्टर बने बैठे हैं लोग, आके फीस दे रहे हैं कि मेरा इलाज करो। कौन सी इनको तकलीफ हो रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जिस ब्लास्ट ने पूरे देश को दर्द दिया, उस ब्लास्ट को कश्मीर की मुसीबत बताकर महबूबा मुफ्ती एक तरह से पाकिस्तान को ही तो क्लीन चिट दे रही हैं। महबूबा मुफ्ती का आरोप है कि मोदी सरकार ने कश्मीर को अलग थलग कर दिया। आप सेना प्रमुख को सुन लीजिए, उन्होंने बताया कि कैसे कश्मीर में आतंक पर नकेल कसी गई, कैसे कश्मीर में बदलाव आया, जिससे पाकिस्तान से सप्लाई होने वाले आतंक पर बहुत हद तक रोक लगी है। 5 दिसंबर 2019 से आज जो है बहुत ज्यादा बदलाव आया। सबसे बड़ा बदलाव ये आया कि एक मोहतरमा थी, मुझे याद है उस वक्त मेरे पास आई थी जब मैं नदन आर्मी कमांडर था, तो उन्होंने बताया था कि उसके पहले क्या होता था, जब स्कूल के प्रिंसिपल बोलते थे कि बच्चे कल स्वतंत्रता दिवस है तो देश के झंडे का चित्र बना के लेके आना, तो वो घर जाके पूछते थे मम्मी कौन से देश का चित्र बनाना है झंडे का। लेकिन 5 अगस्त 2019 से सबसे बड़ी बात यह हो गई कि हमें पता है कि भारत के झंडे का ही चित्र बना के लाना है। तो जो पॉलिटिकल क्लैरिटी हमको बोलते हैं वो एक बहुत बड़ी आ गई। जहां तक आप जायजा लें कि आतंकवाद का क्या है, आतंकवाद भी बहुत ज्यादा गिरावट आई है। यहां तक कि अभी इस बार तकरीबन में 31 मिलिटेंट मारे हैं, टेररिस्ट मारे हैं, जिसमें कि महबूबा मुफ्ती कोई अकेली नहीं है। फारूक अब्दुल्ला भी ब्लास्ट पर पॉलिटिक्स कर रहा है। फारूक अब्दुल्ला तो जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड की बात करते करते उसमें पाकिस्तानी मुनीर की भी बात करने लग गए। जिम्मेवार नहीं है इस चीज के, जो जिम्मेवार है उनसे पूछे क्यों इन डॉक्टरों को ऐसा क्या हुआ कि इन लोगों को यह रास्ता इख्तियार करना पड़ा, क्या वजह थी? It needs a thorough study and investigation. मुझे ये हिंदुस्तान की हुकूमत से एक पूछना पड़ेगा, क्या हमारा फैसला फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर साहब को करना है? क्या वो फैसला करेंगे कि हमारा स्टेटहुड कब आएगा? इसका जवाब देना मुल्क को। ये तो उनके इशारों पे चल रहे हैं, मुझे दिखता है। इन सब को किसी तरीके से यह दिमाग में भर देना है कि बेचारा आतंकी, उस पर क्या बीती होगी कि बेचारा आतंकी बन गया। अरे कुछ भी बीत जाए बॉस, कुछ भी बीत जाए, कैसे दूसरों को मार सकते हो भाई? और उसको ये लोग जस्टिफाई कर रहे हैं ये बोल के कि भाई उसकी वजह देखिए कि क्या हुआ होगा। अरे उसके दिमाग में भरा हुआ है कि बाबरी मस्जिद गिर गई, उसको ईंट पत्थर की बनी बाबरी मस्जिद गिरना दिखता है, उसके बम से हाड़ मांस का इंसान फट गया ये नहीं दिख रहा है। और ऐसे आदमी के पीछे हम देखने चलें कि वो क्यों आतंकी बना। ये लोग खुद, इनके घर में कितने आतंकी बने, इनके यहां घर में, इसका मतलब कोई तकलीफ नहीं है। ये भी तो जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं। इनका बेटा तो सीएम की कुर्सी पे बैठा है, दूसरे का बेटा आतंकी क्यों बन गया, इसकी वजह तलाशी, बेचारा तकलीफ में रहा होगा। पाकिस्तान के इशारों पर पढ़े लिखे डॉक्टर आतंकी साजिश रचने में लगे थे, लेकिन ब्लास्ट पर पॉलिटिक्स के चक्कर में कांग्रेस नेता इसके लिए भी पीएम मोदी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। और पाकिस्तान को कैसे कवर फायर दे रहे हैं, सुनिए जरा। वो पढ़ा लिखा नौजवान जिसने एमबीबीएस किया है, जिसने एमडी किया है, जो आराम के साथ अपनी कोठी में रह सकता है, जो आराम के साथ अपनी परिवार में पूरी जिंदगी गुजार सकता है, वो आतंक का रास्ता क्यों अपना रहा है?
किन हालात ने मजबूर कर दिया उसको कि वो बमों से खेलने लगे। वो जानता है कि इसका नतीजा मौत है, इसके बावजूद वो मौत को गले लगा रहा है, उस आतंकी रास्ते पर जा रहा है जिससे देश का भविष्य खतरे में पड़ जाता है। मोदी साहब, ये जिम्मेदारी आपकी है कि आप ये विचार करें कि ये हालात कैसे पैदा हो गए हैं। भैया ये मोदी साहब की जिम्मेदारी नहीं है, ये जिम्मेदारी आपकी और आपके पार्टी की है, जो हर बार बैठ के यही बताने लगते हैं कि देखिए बेचारे के साथ क्या गलत हुआ, वो एक बार ढूंढिए, किसी का ढूंढिए कि इसके पिताजी को जो है वो जम्मू कश्मीर में सेना ने किसी ने जो है वो एक लपड़ मार दिया था तो बेचारा आतंकी बन गया। ये आतंकी की वजहें, आतंकी बनने की वजहें तलाशना कम कीजिए। 140 करोड़ लोगों का देश है, सब पूरे टाइम फुल टाइम मजे में नहीं जी रहे हैं, लेकिन लोगों ने देश के साथ खड़ा होना चुना है, अपनी तकलीफों को साइड में रखकर देश के लिए बोलना और चलना सीखा है। तकलीफ जिसके जीवन में आएगी वो आप कह रहे हैं कि देखिए बेचारा आतंकी काहे बना, चेक कीजिए, आप ही की गलती है। क्या बोला जाए इन लोग, इसीलिए लोग हारते हैं, उसके कहेंगे वोट चोरी हो। खैर, यहां तो जो चल रहा है आप देख ही रहे हैं। अब आपको बांग्लादेश का दिखाता हूं। आतंकी हाफिज के साथ मिलकर भारत को घेरने निकले बांग्लादेश में भयंकर आग क्यों लग गई? आगजनी, जलती गाड़ियां, चलते पत्थर, कट्टरपंथी मोहम्मद यूनुस की विदाई का समय आ गया है क्या? बांग्लादेश में आज क्या हुआ आपको देखना चाहिए। बांग्लादेश में फिर से जबरदस्त बवाल मचा हुआ है। भारत विरोधी यूनुस अब अपने ही जाल में फंसता दिख रहा है। पाकिस्तान और उसके आतंकियों के साथ मिलकर कट्टरपंथी यूनुस भारत को घेरने चला था, लेकिन देखिए कैसे बांग्लादेश में भयंकर आग लगी हुई। बांग्लादेश में आज शेख हसीना पर फैसला आना था, उन्हें मौत की सजा तो दे दी गई, लेकिन सजा के ऐलान से पहले ही बांग्लादेश जलने लगा। जगह जगह आगजनी होने लगी, कट्टरपंथी यूनुस के लोगों के घरों के बाहर बम फटने लगे। यूनुस की सरकार इस बवाल से हिल गई। आप देखिए बांग्लादेश में क्या हो रहा है। फिर जैसे ही शेख हसीना को बांग्लादेश में सजा का ऐलान हुआ, उसके बाद तो ऐसी हिंसा भड़की जो किसी के रोके नहीं रुक रही। जो आग यूनुस और उसके कट्टरपंथियों ने एक वक्त लगाई थी, उसी आग में अब बांग्लादेश खुद जल रहा है। पुलिस पर हमले शुरू हो गए, सेना को मोर्चा संभालना पड़ गया, सत्ता हाथ से फिसलती दिखी तो मोहम्मद यूनुस सरकार ने बवाल करने वालों को देखते ही गोली मारने का आदेश जारी कर दिया। जबकि पिछले साल सड़कों पर उतरे लोगों को गोली मारने का आदेश देने के आरोपों पर ही शेख हसीना को आज मौत की सजा सुनाई गई है। आज शेख हसीना की सजा को लेकर बांग्लादेश में भयंकर बवाल की एक एक तस्वीर आपको देखनी चाहिए। करीब साल भर पहले बांग्लादेश में जिन कट्टरपंथियों और भारत विरोधियों ने तख्ता पलट किया था और भारत समर्थक शेख हसीना को वहां से हटा दिया था, वो कट्टरपंथी अब खुद के किए की सजा भुगतने लगे। आज बांग्लादेश की इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल में पूर्व पीएम शेख हसीना पर फैसला सुनाया जाना था, लेकिन इस फैसले से पहले ही बांग्लादेश के कई शहरों में हिंसा और आगजनी का नया दौर शुरू हो गया। शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग के समर्थक हाथों में जलती मशालें लेकर सड़क पर उतरे। शेख हसीना के समर्थन में नारेबाजी शुरू हुई। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में शेख हसीना के समर्थन में जबरदस्त आगजनी की गई। आप देखिए कैसे बांग्लादेश जल रहा है, हर तरफ आग की लपटें, धुआं यही दिख रहा था। शेख हसीना के समर्थन में सड़कों पर उतरे लोगों ने जगह जगह गाड़ियों को आग लगाकर सड़कें जाम कर दी। कुछ जगहों पर प्रदर्शन कर रहे लोगों ने पथराव भी शुरू कर दिया और सिक्योरिटी में तैनात पुलिस वालों को दौड़ा दिया। जरा ये तस्वीर देखिए। बवाल करने वालों के निशाने पर मोहम्मद यूनुस सरकार के मंत्री भी आ चुके हैं। रविवार रात को यूनुस सरकार में सलाहकार सैयदा रिजवाना के सरकारी आवास के बाहर देसी बम से हमला किया। बम से हुआ धमाका वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड भी हुआ। ये देखिए कैसे बम फोड़ के भाग गया। कहां यूनुस प्लान बना रहा था कि हाफिज सईद जैसे पाकिस्तानी आतंकियों से मिलकर भारत के खिलाफ साजिश करेगा, भारत को घेर लेंगे। कहां मोहम्मद यूनुस के खिलाफ ऐसा विद्रोह शुरू हो गया कि अब बांग्लादेश में उसे लेने के देने पड़ गए। बांग्लादेश में यह सब तब चल रहा है जब मोहम्मद यूनुस के कट्टरपंथियों के साथ हाफिज सईद ने भारत के खिलाफ नई साजिश रचनी शुरू कर दी। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक हाफिज सईद भारत के खिलाफ आतंकी हमले करने के लिए बांग्लादेश में नया लॉन्च पैड तैयार कर रहा है। भारत की खुफिया एजेंसीज ने यह अलर्ट भी जारी किया है कि लश्कर तैयबा का सरगना हाफिज सईद भारत के खिलाफ नया मोर्चा खोलने की प्लानिंग कर रहा है। खुफिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि हाफिज सईद का एक करीबी अल्लामा इब्तिसाम इलाही अक्टूबर के आखिर में बांग्लादेश का दौरा भी कर चुका है। इस दौरान हाफिज के करीबी ने बांग्लादेश के बॉर्डर वाले इलाकों में कुछ कट्टरपंथी समूहों से मुलाकात भी की थी। और शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद से ही बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस लगातार कट्टरपंथी ताकतों को बढ़ावा दे रहे हैं। और कुछ दिनों पहले ही पाकिस्तानी नेवी के चीफ एडमिरल नवीद अशरफ 4 दिन की यात्रा पर बांग्लादेश गया था।
यह साल 1971 के बाद पहला मौका था जब पाकिस्तानी सेना का इतना बड़ा अधिकारी बांग्लादेश पहुंचा। लेकिन उधर हाफिज सईद अपना प्लान बना रहा था, इधर बांग्लादेश में अलग आग लग गई। शेख हसीना को आज बांग्लादेश की ICT यानी इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने मौत की सजा सुना दी और इसके बाद तो बवाल और बढ़ गया। एक तरफ शेख हसीना के समर्थक थे, दूसरी तरफ कट्टरपंथी मोहम्मद यूनुस के समर्थक। ICT में शेख हसीना के खिलाफ फैसला आते ही वहां मौजूद उनके समर्थक वकीलों ने नारेबाजी शुरू कर। वहीं कुछ जगहों पर प्रदर्शन कर रहे लोगों की सुरक्षा बलों के साथ झड़प होती भी नजर आई, जिसमें कुछ लोग सुरक्षा कर्मियों को लात मारते दिखे। इस बीच शेख हसीना की पार्टी ने कल पूरे बांग्लादेश बंद का ऐलान कर दिया। मामले की गूंज अमेरिका तक पहुंच गई, जहां शेख हसीना के समर्थकों ने मोहम्मद यूनुस के पुतले को फांसी के फंदे पर लटका दिया और उस पर जमकर जूते मारे गए। ये देखिए अमेरिका में ये लोग कर रहे हैं। सरकार के फैसले को सही ठहराने के लिए ढाका में कुछ लोग शेख हसीना के घर के बाहर बुलडोजर लेकर पहुंचे, जिन्हें रोकने के लिए वहां सेना के जवानों को तैनात करना पड़ा। भारत विरोधी यूनुस ने अपने कट्टरपंथियों की बदौलत शेख हसीना का तख्ता पलट किया था और उस तख्ता पलट में मारे गए लोगों का ठीकरा भी शेख हसीना के माथे मर दिया। शेख हसीना तो बांग्लादेश छोड़कर भारत में आ गई, लेकिन बांग्लादेश में कट्टरपंथियों ने शेख हसीना पर आरोप लगाकर उन्हें मौत की सजा सुना दी। शेख हसीना ने इस पर कहा है कि उनके खिलाफ आया फैसला गलत, पक्षपाती और राजनीति से प्रेरित है। उनका कहना है कि यह फैसला ऐसे ट्रिब्यूनल ने दिया है जिसे एक गैर निर्वाचित सरकार चला रही है और जिसके पास जनता का कोई जनादेश ही नहीं। शेख हसीना ने भी कहा है कि यूनुस सरकार में पुलिस व्यवस्था कमजोर हो गई है, न्याय व्यवस्था कमजोर हो गई है, आवामी लीग समर्थकों और हिंदू मुस्लिम अल्पसंख्यकों पर हमले बढ़े, महिलाओं के अधिकार दबाए जा रहे हैं और कट्टरपंथियों का असर बढ़ता जा रहा है। बांग्लादेश ने फैसले के बाद भारत से शेख हसीना को तुरंत सौंपने की भी अपील कर दी कि भाई इनको तो फांसी की सजा मिली है, इनको वापस भेजो। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वो भारत सरकार से पूर्व PM शेख हसीना और पूर्व गृह मंत्री अज़दुजम्मा खान को तुरंत सौंपने का अनुरोध करता है। आगे बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने कहा कि प्रत्यर्पण संधि के तहत भारत सरकार ऐसा करने के लिए बाध्य है। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि इन सजा पा चुके फरार दोषियों को अगर कोई देश पनाह देता है तो यह शत्रुतापूर्ण कृत्य होगा और न्याय की अवहेलना माना जाएगा। भारत ने भी शेख हसीना पर बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल के फैसले पर बयान जारी किया। विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि एक करीबी पड़ोसी होने के नाते भारत बांग्लादेश में शांति, लोकतंत्र और राजनीतिक स्थिरता समेत वहां के लोगों के सर्वोत्तम हितों के लिए प्रतिबद्ध है। भारत बांग्लादेश में सभी हितधारकों के साथ रचनात्मक रूप से बातचीत करेगा। यानी भारत ने क्लियर कर दिया कि ऐसा नहीं तुमने बोला और हमने सौंप दिया, अभी देखते हैं, तुमसे बात करेंगे, देखेंगे। लेकिन मोहम्मद यूनुस सरकार के लिए खतरे की घंटी बजी हुई है। बांग्लादेश में आग लगी हुई है। कल पूरा बांग्लादेश बंद है और अब शेख हसीना के समर्थक क्या मोहम्मद यूनुस को कुर्सी से उतार देंगे, यह बड़ा प्रश्न है। पाठशाला में अब अगला चैप्टर, हिंदू जोड़ो यात्रा का पार्ट 2 खत्म होते बागेश्वर बाबा ने आज कौन सा ऐलान किया कि दिल्ली से कश्मीर तक कट्टरपंथी सुलग उठे। लाखों हिंदू, बड़े बड़े नेता और स्टार का साथ, फिर भी अचानक क्यों रो पड़े बागेश्वर बाबा। बागेश्वर बाबा के बगल में बैठकर कुमार विश्वास ने आतंकी डॉक्टर्स और पाकिस्तान दोनों की क्लास कैसे लगा दी, अब इसका चैप्टर। बागेश्वर बाबा की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा आज खत्म हो गई, लेकिन जिनके भी मन में संदेह था कि बागेश्वर बाबा की यात्रा से कुछ नहीं होगा, उनकी गलतफहमी भी दूर हो गई, क्योंकि बागेश्वर बाबा ने वो काम कर दिया जो किसी ने सोचा नहीं था। हिंदुओं को एक करने का बागेश्वर बाबा का संकल्प पूरा होता दिख रहा है। दिल्ली से वृंदावन तक की पदयात्रा में बागेश्वर बाबा के साथ हजारों लाखों लोग चले। हर क्षेत्र के दिग्गज चले, फिल्मी सितारे, क्रिकेटर्स, आम लोग सब मिलकर आ गए सामने। बागेश्वर बाबा ने जब मथुरा वृंदावन में पदयात्रा का समापन किया तो लाखों लोगों की भीड़ जमा हो गई वहां। पदयात्रा के दौरान बागेश्वर बाबा की सेहत खराब हुई, बुखार आया, पैरों में छाले पड़े, यहां तक कि दिल्ली में धमाका भी हुआ, लेकिन बागेश्वर बाबा नहीं रुके। खबरें चलने लगी कि कहीं बागेश्वर बाबा तो आतंकियों के निशाने पर नहीं थे। उन्होंने कहा मैं नहीं डरता, मैं तो हिंदुओं को जोड़ूंगा। आज आपको दिखाऊंगा कि बड़े बड़े नेताओं, मुख्यमंत्रियों और स्टार्स के साथ लाखों लोगों की भीड़ के बीच बागेश्वर बाबा क्यों रो पड़े। दूसरी पदयात्रा थी और इस यात्रा के समापन पर कैसे बागेश्वर बाबा ने ऐसा कुछ कहा कि दिल्ली से कश्मीर तक कट्टरपंथी हिल गए। बागेश्वर बाबा की तीसरी यात्रा कहा जा रहा है कि अब कश्मीर तक जाएगी। दिल्ली से कश्मीर तक पदयात्रा की उन्होंने तैयारी कर ली है। कई साधु संत कथा करते हुए पदयात्रा में आएंगे। पहलगाम में बागेश्वर बाबा हनुमत कथा कर सकते हैं, यह कहा जा रहा है। यानी बागेश्वर बाबा की यह पदयात्रा कई मायनों में ऐतिहासिक रही और तीसरी का भी उन्होंने ऐलान कर दिया कि भाई हो सकता है मैं कश्मीर तक जाऊंगा।
इसी यात्रा के दौरान कुमार विश्वास ने डॉक्टर, आतंकियों और पाकिस्तान की भी क्लास लगाई। क्या क्या हुआ इस यात्रा में और तीसरी यात्रा के लिए बागेश्वर बाबा की क्या तैयारी है, कुमार विश्वास ने क्या कहा, क्यों रोए बागेश्वर बाबा, सब दिखाऊंगा। पहले एक झलक देखिए। चोर की नानी को मारेंगे, उसके घर में घुस के मारेंगे। पहला प्रण है जुड़ो और छोड़ो। मैं क्षत्रिय हूँ, मैं हिंदू हूँ और सनातन मेरा धर्म है। अपने बच्चों को समझाओ क्योंकि ये केस पावर का नहीं रघुवर का है। जो प्यार सिखाता है वो हिंदू धर्म है, जो अपनापन बताता है वो हिंदू धर्म है, जो एक साथ जोड़ता है वो हिंदू धर्म है। यदि हल मूसल हो गया तो बेटा तुम्हें लाहौर में जगह मिली। इस बार 150 किलोमीटर से ज्यादा पदयात्रा बागेश्वर बाबा ने की और इस दौरान गजब का समर्थन बागेश्वर बाबा को मिला। आम लोगों से लेकर मुख्यमंत्री तक, फिल्मी सितारों से लेकर क्रिकेटर्स तक, सभी बागेश्वर बाबा की हिंदू जोड़ो पदयात्रा में शामिल हो गए। बागेश्वर बाबा की यात्रा का समापन मथुरा वृंदावन में हुआ, जहां श्री बांके बिहारी के मंदिर में बागेश्वर बाबा ने श्री कृष्ण जी के दर्शन किए। कई दिनों की पदयात्रा की थकान के बाद बांके बिहारी मंदिर में बागेश्वर बाबा भावुक हो गए। बागेश्वर बाबा के चेहरे पर पदयात्रा सफल होने की संतुष्टि थी, भगवान के प्रति आभार था। बागेश्वर बाबा का यह रूप बहुत कम ही देखा गया है कि वो इस तरह से लोगों के बीच भावुक हो जाएं, रोने लगे। अपने आराध्य के सामने बागेश्वर बाबा ने ध्यान लगाया और यात्रा को सफल बनाने के लिए आभार व्यक्त किया। बागेश्वर बाबा ने पदयात्रा में शामिल सभी लोगों को प्रणाम किया और कहा कि ब्रिजवासियों ने जो समर्थन दिया, स्नेह दिया, उसका ऋण वो चुका नहीं पाएंगे। सुनिए एक बार। हम समझ गए ब्रजवासी वज्रवासी हैं, पर जो पदयात्री चले उनके भी चरणों को हम प्रणाम कर रहे और लेट कर प्रणाम कर रहे कि जो आप सबने कृपा की वो हम चुका नहीं पाएंगे। पर भैया आप सबके लिए सब जन चले। बागेश्वर बाबा भावुक हो गए और उनकी पदयात्रा की चर्चा अब तो पूरे देश में हो रही है। इस पदयात्रा के जरिए बागेश्वर बाबा अब सनातन के सबसे बड़े चेहरों में से एक बन गए। बागेश्वर बाबा के समर्थकों की संख्या बढ़ती जा रही है। खुद कवि कुमार विश्वास बागेश्वर बाबा की यात्रा में शामिल हुए। बागेश्वर बाबा के मंच से कुमार विश्वास ने आतंक फैलाने की साजिश करने वालों को कड़ा संदेश भी दे दिया। कुमार विश्वास ने नए भारत की ताकत बताते हुए कहा कि अब भारत चोर को नहीं मारता, बल्कि कराची में बैठी चोर की नानी को मारता है। सुनिए एक बार। और अगली बात जो कह रहा हूं वो बुरी लग सकती है, मैं निशाने पर आ सकता हूं, फिर कह रहा हूं जो सीधे तरीके से समझें वो सीधे तरीके से समझें, अन्यथा भारत हाथ उठाकर बचाना नहीं, हाथ उठाकर निपटाना सीख गया है, घर में घुसकर मारना सीख गया। भारत अपने घर में हुए हमले के लिए किसी यूनाइटेड नेशंस में नहीं जाएगा। दुनिया के किसी सरपंच को हम ये बात की परमिशन नहीं देंगे कि वो हमारे घर का फैसला करे। हमारे घर में आकर आरडीएक्स फूकोगे, हमारे घर में कार उड़ाओगे, हमारे घर में AK-47 उड़ाओगे तो हम चोर को नहीं मारेंगे, कराची में बैठी हुई चोर की नानी को मारेंगे, उसके घर में घुस के मारेंगे। कुमार विश्वास ने पहले की सरकारों और आज की सरकार का अंतर भी बताया। कुमार विश्वास ने कहा कि पहले लाल किले से देश के प्रधान पाकिस्तान से अपील करते रहते थे कि आतंकवादी भेजना बंद कीजिए, लेकिन अब लाल किले की भाषा बदल गई है। सुनिए एक बार। लाल किले से भाषण होते रहे इस देश में, 125 करोड़ के देश के प्रधान मिमियाते रहे और 15 अगस्त को कहते रहे कि पड़ोसियों से कहना चाहता हूं आतंकवादी भेजना बंद करें। लाल किला एक नई भाषा बोलना सीख गया है और उस भाषा को मजबूत हम सब कर रहे हैं। लाल किले से भारत की भाषा यही है और यही होनी चाहिए। दुनिया के जिस देश की औकात हो अपने आतंकवादियों को भारत में भेजे। हरियाणा के फौज में गए हुए लड़के उनका स्वागत करने के लिए तैयार खड़े हुए हैं अपनी सेना लेकर।
बागेश्वर बाबा की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा में अपने अपने क्षेत्र के दिग्गज शामिल हुए। कई मुख्यमंत्री, नेता, फिल्म स्टार्स बागेश्वर बाबा के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते दिखे। सबसे बड़ी बात यह है कि इस दौरान कहीं भी वीआईपी वाला तामझाम नहीं दिखाई दिया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव बागेश्वर बाबा की यात्रा में शामिल हुए। एक आम आदमी की तरह मुख्यमंत्री मोहन यादव यात्रा में चल रहे थे और आम आदमी की तरह मोहन यादव ने सड़क पर बैठकर सभी के साथ प्रसाद ग्रहण किया। भाई, आप कोई जाति का भेदभाव नहीं, सब हिंदू एक है, एक बराबर है, साथ में बैठ के खाना ही पड़ेगा। यह प्रमाण है कि बागेश्वर बाबा की यात्रा जिस उद्देश्य से निकली है उसका असर दिख रहा है। ऊंच नीच, जात पात के भेद भुलाकर यहां सब सनातनी थे। और खाली मुख्यमंत्री नहीं आए, फिल्म एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी भी बागेश्वर बाबा की यात्रा में शामिल हुई। ये देखिए, शिल्पा शेट्टी ने कहा कि वो यात्रा में सनातनी होने के नाते आई हैं और बागेश्वर बाबा जो काम कर रहे हैं उसे समर्थन देने के लिए आई हैं। आप सोचिए देश कितना बदल गया है नरेंद्र मोदी के आने के बाद, और जिस तरह से बागेश्वर बाबा हिंदुओं और सनातनियों की बात कर रहे हैं। अब बड़े बड़े स्टार्स को गुरेज नहीं है बोलने में कि हाँ भाई मैं सनातनी हूं, खुल के सामने आने में इनको अब कोई गुरेज नहीं। सुनिए शिल्पा शेट्टी क्या बोली। तो मैं क्षत्रिय हूं, मैं हिंदू हूं और सनातन मेरा धर्म है और मैं इसे आगे बढ़ाऊंगी। और ये बात मैं बहुत गर्व से बोलती हूँ। मुझे ऐसे लगता है कि हमारे एकता के राह पे बस एक ही बाधा है और ये बाधा है ऊंच नीच का जो भाव है। और बागेश्वर बाबा जो है इस भाव को पूरी तरह से निकालना चाहते हैं और इसमें हमें इनका साथ देना चाहिए। जो लोग पूछते हैं कि बागेश्वर बाबा क्या ही कर ले रहे हैं, नरेंद्र मोदी ने इस देश में क्या ही बदला है, ये बदला है बॉस। आपने आखिरी बार 2014 के पहले या इन यात्राओं के पहले जो बागेश्वर बाबा कर रहे हैं, किस फिल्म स्टार को देखा था ये कहते हुए कि मैं सनातनी हूं, हमें ऊंच नीच खत्म करनी चाहिए, जाति का भाव खत्म करना चाहिए, हम सिर्फ हिंदू रहें, सनातनी रहें। ये खुलकर लाखों लोगों के बीच बोलते हुए कितने लोग आते थे। बागेश्वर बाबा की यात्रा में फिल्म प्रोड्यूसर एकता कपूर भी पहुंच गई। एकता कपूर ने बागेश्वर बाबा की यात्रा का पूरा समर्थन कर दिया। एकता कपूर ने कहा कि सनातन धर्म तो वो धर्म है जो एकता और जोड़ना सिखाता है। सुनिए एकता कपूर। जो प्यार सिखाता है वो हिंदू धर्म है, जो अपनापन बताता है वो हिंदू धर्म है, जो एक साथ जोड़ता है वो हिंदू धर्म है, जो एकता बताता है वो हिंदू धर्म है। बॉलीवुड के एक्टर राजपाल यादव भी बागेश्वर बाबा की यात्रा में शामिल हुए। राजपाल यादव पहले भी कई बार इस तरह के कार्यक्रमों में दिख चुके हैं। सनातन के प्रति अपनी आस्था को राजपाल यादव छिपाते नहीं हैं, बल्कि गर्व से खुद को सनातनी कहते हैं। बागेश्वर बाबा ने राजपाल यादव के बारे में बोलते हुए कुछ ऐसा कह दिया जिससे वहां सारे लोग हंस भी पड़े। सुनिए, देखिए क्या हुआ वहां। इनका कोई आपको अभिनय याद हो या ना हो, पर जिसमें ये हनुमान जी का सिंदूर लगाकर कान में अगरबत्ती खोसते हैं तो पूछते जरूर हैं कि पंडित जी अब मैं नहा लूं। वो हमें इसलिए याद है कि हम हनुमान जी वाले हैं और उसमें ये हनुमान जी जैसे ही दिख रहे थे। तो ऊंचे पंडित का छोटा, ऊंचे टीला का छोटा पंडित, ऐसा कुछ है। कथावाचक जया किशोरी भी सनातन हिंदू एकता पद यात्रा में शामिल हुई। जया किशोरी अपने कृष्ण भजनों के लिए प्रसिद्ध हैं। जैसे बागेश्वर बाबा ने छोटी सी उम्र में सनातन की राह पर चलते हुए प्रसिद्धि पाई, उसी तरह जया किशोरी भी छोटी उम्र से भजन गा रही हैं और कथाएं कर रही हैं। जया किशोरी ने कहा कि बागेश्वर बाबा जो कर रहे हैं वो बहुत मुश्किल काम है। सुनिए एक बार। आप सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। आप इतनी संख्या में यहाँ आए हैं और आदरणीय धीरेन्द्र शास्त्री जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि आप बहुत कठिन कार्य करने जा रहे हैं। 18 अध्याय, 700 श्लोक और उसके बाद भी भगवान को विराट रूप दिखाना पड़ा था, तब जाके अर्जुन ने शस्त्र उठाए थे। तो हिंदू जगाना इतना आसान नहीं है, बहुत मेहनत का कार्य है, पर ये कार्य वो कर रहे हैं और हम सभी उनका साथ दे रहे हैं इसमें।
बागेश्वर बाबा हिंदुओं को एकजुट करने के लिए, हिंदुओं को जगाने के लिए बड़ा मुश्किल काम कर रहे हैं। पदयात्रा के दौरान बागेश्वर बाबा ने कई तकलीफें झेली, कई तरह की धमकियां मिली, लेकिन बागेश्वर बाबा बॉस वो पीछे हटने को तैयार ही नहीं कि भाई जीऊंगा हिंदुओं के लिए, मरूंगा हिंदुओं के लिए। साथ ही बागेश्वर बाबा के स्वभाव में भी कोई परिवर्तन नहीं आया। इतनी फॉलोइंग है, जहां से वो गुजरते हैं लोग हवा छू के प्रणाम कर लेते हैं कि भाई पास नहीं जा रहे हैं तो कम से कम वो हवा जो बागेश्वर बाबा को छू के आई है वो हमने छू लिया, हम धन्य हो गए। ऐसी फॉलोइंग है उनकी आज की डेट में। लेकिन भाई वो लोगों से कनेक्ट कर लेते हैं। बागेश्वर बाबा गंभीर बातें बोलते बोलते हंसी मजाक कर लेते हैं ताकि लोगों को लगता है कि भाई हमारे बीच का आदमी है। यात्रा के दौरान ऐसा ही हुआ, जब एक विदेशी फोटोग्राफर से बागेश्वर बाबा ने अंग्रेजी में बात की तो क्या हुआ। बागेश्वर बाबा की यात्रा के समापन के मौके पर हजारों लाखों लोग पहुंचे हुए थे। देख रहे हैं, भीड़ देख रहे हैं, जहां तक देखिएगा ना लोग ही लोग। ये बागेश्वर बाबा की यात्रा का प्रभाव है। लोग सब कुछ भूलकर सनातनी बनकर यात्रा में शामिल हुए और समापन पर भी वही तस्वीर दिखाई दी। पदयात्रा के समापन पर कई साधु संत भी मंच पर मौजूद थे। इसी दौरान रामभद्राचार्य जी ने बागेश्वर बाबा से तीसरी यात्रा करने की इच्छा जता दी। इस प्रस्ताव पर वहां साधु संतों और कथावाचकों ने भरपूर समर्थन किया। यानी अगली यात्रा दिल्ली से कश्मीर तक निकालने वाले हैं बागेश्वर बाबा। सुनिए। पूरा समय दूंगा, दिल्ली से कश्मीर चले। मैं बहुत प्रसन्नता का अनुभव कर रहा हूँ। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा और हम कश्मीर की यात्रा भी जल्दी से करेंगे। दिल्ली से कश्मीर की यात्रा की घोषणा कर गए हैं जगत गुरु भगवान, तो कश्मीर से नेक दूर ही वैकुंठ रह जाएगा महाराज जी। तो जब दिल्ली से कश्मीर तक चल करके जाएंगे तो हो सकता है कि हमारी पद यात्रा पर शंख चक्र गदा पद्मधारी ठाकुर जी सब सन्मुख प्रकट ही हो जाएंगे। लेकिन जैसे जगत गुरु जी ने कहा है कि वो पूरी यात्रा में रहेंगे, यहां बैठे जितने भी वक्तागण हैं ये भी कह दें कि हम भी संगे ही रहेंगे, वहीं बीच बीच में पंडाल लगा के कथा करते चलेंगे। देखिए, बागेश्वर बाबा पूरी ताकत झोंक रहे हैं। उनके साथ फिल्म स्टार्स, मुख्यमंत्री, बड़े बड़े लोग अगर जुड़ रहे हैं तो इसलिए जुड़ रहे हैं क्योंकि उनको दिख रहा है कि वो जो कर रहे हैं बागेश्वर बाबा, उसका मोमेंटम, उसमें जिस तरह से लोगों का जुड़ाव है, वो एक गति मिल गई है हिंदुओं को जोड़ने की। और इसलिए हर हिंदू का भी ये भाव होना चाहिए, यात्रा हो ना हो, जातिवाद से दूर रहिए, एक रहिए, अपनी पहचान भारतीय की बनाइए।